सर नमस्कार। नमस्कार। सर पिछले वीडियो में आपने जैसा बताया था कि 24 को प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है पंचायती राज दिवस पे, हम्म, तो क्या उसमें कुछ विशेष देखने को आपको मिला? विशेष संदेश या कोई नया अपडेट है तो कृपया बताएं। देखिए टुल्लू बाबू, हमने कहा था इसे पिछले वीडियो में हमने दो बात का जिक्र किया था। पहला था कि 24 अप्रैल को मधुबनी में माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था, उसके बारे में जिक्र किया था। और दूसरा जिक्र हमने किया था कि 13 मार्च को वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी का एक पत्र था, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। जी। तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ मधुबनी में, लेकिन हमारे सभी बंधुओं को पता होगा कि 24 तारीख से पहले ही कश्मीर के अंदर जो आतंकी घटना हुई, जो बहुत ही निंदनीय कहा जा सकता है, और ये शर्मनाक हरकत किया गया आतंकियों के द्वारा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी हतप्रभ थे। उन्होंने स्पष्ट पहले ही कहा कि हमारा कोई सम्मान मधुबनी जिले के अंदर जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को हम करेंगे, रद्द नहीं होगा, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। तो उस दिन 3 ही लोग मात्र बोले, कार्यक्रम कम समय में निपटा दिया गया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संबोधन 40 से 45 मिनट होना था। जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण वो कार्यक्रम था, लेकिन विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण, कश्मीर का ये आतंकी घटना से प्रभावित होने के कारण मात्र 3 लोगों को बोलने का मौका मिला। इसमें सबसे पहले केंद्रीय पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ललन सिंह जी को बोलने का मौका मिला, जो 5 मिनट लगभग पंचायती राज विभाग पर अच्छा बोले, अच्छा उन्होंने संदेश दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने का मौका मिला, वो भी 5 से 7 मिनट बोले। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 10 से 12 मिनट में अपना संबोधन को समाप्त कर दिया, और उनका चेहरा भी ये घटना होने के कारण काफ़ी चेहरे में मायूसी थी और वो ललक नहीं दिखी। फिर भी उन्होंने पूरा उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संबोधित किया, लेकिन तो इसी घटना के बारे में बोले, और सिर्फ पंचायती राज विभाग पर इतना ही बोले कि 10 वर्षों के शासनकाल में केंद्र से हमने 2 लाख करोड़ रुपया पंचायती राज विभाग को सशक्त बनाने के लिए दिया। जितना सशक्त होना चाहिए उतना हो नहीं पाया, जबकि मैं पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण सुदृढ़ देखना चाहता हूँ। यही कारण रहा, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा इसके बाद का अपडेट टुल्लू बाबू आपने पूछा, तो जैसा मुझे इस कार्यक्रम के बाद देखने को मिला कि कार्यक्रम से पहले ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी से मुखिया संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी हैं, उनसे भी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने उनको भी आश्वस्त किया कि जो आपका मांग है जनप्रतिनिधियों का, उसका सम्मान किया जाएगा। और वार्ड सदस्य संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी जी, उनसे भी अमृतलाल मीणा जी का वार्ता हुआ, और वो भी 9 सूत्री जो उनका मांग था उसमें से 6 सूत्री मांग पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें मनरेगा को भी नए तरीके से नए सिरे से वार्ड के अधीन जोड़ा गया। अच्छा। हाँ, और ये तो हो गया जी। तो निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग में बिहार में काम चल रहा है, जिसके बारे में हमारे बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी ने इन लोगों को संतुष्ट किया, जिससे हम भी संतुष्ट हैं। और दूसरा बात है कि हमने जो उस पत्र का जिक्र किया था 13 मार्च का, तो वो पत्र आपने डाला था, और उस पत्र में तो सब कुछ स्पष्ट दिखता ही है, जो मई के अंत तक सब कुछ दिखने का रास्ता साफ हो चुका है। और उसके बाद एक बात आपने और पूछा टुल्लू बाबू अभी, तो उसके बाद का कोई नया अपडेट, तो बहुत सुंदर एक अपडेट है माननीय पंचायती राज मंत्री से जुड़ा हुआ। उनके आवास पर लगभग शायद
ये 25 तारीख का शायद वो है। एग्जैक्ट अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन संभवतः वही तिथि है। उनके आवास पर कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे हुए थे और उनसे उन लोगों ने पूछा कि माननीय मंत्री जी, पंचायती राज विभाग से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके विभाग के अधीन चुनाव का समय नज़दीक हो रहा है, तो आपके विभाग के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया कि हमारे पंचायती राज विभाग के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि का जो भत्ता निर्धारित था, अब किसी का कोई भत्ता लंबित नहीं है। जो भी लंबित भुगतान था हमने सब कर दिया। मात्र वार्ड सचिव का जो 4 साल उन्होंने काम किया, उनका जो है बकाया हमारे यहाँ लंबित चल रहा है, जिस पर प्रक्रिया चल रही है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा, इस बात का जिक्र किया कि उनका जो बकाया मानदेय लंबित है उस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ये मंत्री जी स्पष्ट किए हैं? हाँ, मंत्री जी ने स्पष्ट किया और इस बात से हम भी काफ़ी मतलब कि आशान्वित हैं, ऊर्जान्वित हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और ये तो होना ही था। हमने पहले भी कहा था कि हम बकाया भी प्राप्त करेंगे और हर महीने वेतन भी प्राप्त करेंगे समय आने पर। जब सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। उन्होंने अपने मुंह से मीडिया कर्मियों को जवाब दिया, जो मेरे संज्ञान में है स्पष्ट। आगामी जो चुनाव होने वाला है तो इसमें बिहार सरकार कब तक क्या कुछ करने वाला है? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। जैसा अभी तक स्पष्ट प्रतीत होता है और दिखाई देता है कि बिहार का चुनाव अक्टूबर महीने में इसी साल 2025 में होना है, जो अभी तक तय है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर अक्टूबर में चुनाव होती है तो अगस्त में जाकर के आचार संहिता लगने का संभावना दिखाई देता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो पत्र निकला अनंत किशोर जी का वित्त विभाग का, ये पत्र में स्पष्ट जो है फरवरी से मई तक का डेट स्पष्ट इसमें दिया हुआ है। तो फरवरी बीत चुका, मार्च बीत चुका और अप्रैल भी बीतने वाला है। तो आगे तो मई का ही प्रवेश है, हम लोग मई में प्रवेश करेंगे। तो ये पत्र भी मई स्पष्ट करता है और मेरा भी मानना है कि मई के लास्ट जाते जाते इधर का जो भी प्रक्रिया है, संविदा कर्मियों से संबंधित, आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित, दैनिक वेतनभोगियों से संबंधित जो भी है इधर का जो मामला, ये सब सलटा दिया जाएगा मई के अंत तक। और जून में प्रभावी तरीके से सभी लोग जो आगामी प्रक्रिया है उसमें लग जाएंगे। ये मुझे स्पष्ट दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं, फिर वो लोग भी अपने चुनाव का संचालन करेंगे और अगला राजगद्दी का चिंता उन लोगों को भी है। जैसे हम लोग चिंता में हैं, आगे उनको भी चिंता सवार होने वाली है। तो इस तरीके से मुझे स्पष्ट दिखाई देता है लास्ट तक हो जाना चाहिए और जून में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मई लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा और जून में प्रभावी तरीके से हम लोग कार्यरत दिखेंगे, जैसा मुझे दिखता है। चलिए, तो ये तो स्पष्ट आपने कर दिया सर, और पिछले वीडियो में भी आपने स्पष्ट किया है। इसके बावजूद भी हमारे संघ में कुछ हमारे साथीगण हैं जो जरूरत से ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, चुनाव आ गया, चुनाव नज़दीक है। इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए टुल्लू बाबू, एक बात और है कि हमारे संघ में 1,14,691 की हमारी संख्या है और पूरे बिहार के अंदर 8 से 10 लाख लोग सारे ये संविदा और सोर्स दैनिक वेतनभोगी के क्रम में सब मिला करके इतने लोग सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दीबाजी में तो सब है, लेकिन हमारे जल्दीबाजी से या किसी अन्य संघ के साथी की जल्दीबाजी से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सरकार अपने प्रक्रिया से चल रही है। सरकार को सभी समय का ख्याल है, कब चुनाव होना है, कब तक उनके पास समय है, सब कुछ सरकार देख रही है। इसलिए अगर व्यग्र होने की बात है तो किसी से ज़्यादा व्यग्र तो हम लोग हैं, जो काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, समय लगाते हैं। जो घर पर बैठे हैं उतना समय नहीं निकाल पाते हैं। कौन मीडिया कर्मी क्या बोल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए उनके पास समय नहीं है। उनके पास बस एक ही समय है कि जब दिमाग में आया, अपनी तंगी, अपनी बदहाली को देखते हुए दिमाग में सिर्फ एक बात कि कब हो जाएगा, कब बुला ले, बस यही दिमाग में चलता है, जो स्पष्ट रीजन दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा
मैंने पहले भी कहा था कि सोना जितना आग में दीपता है उतना ही चमकता है। तो थोड़ा समय लगा है, सबके लिए लगा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, इसलिए कि संविदा का सवाल अब नहीं रह गया। अब सारे अस्थायी होंगे, नियमित होंगे, प्रति महीने वेतन का सवाल है, वो सब सारा सिस्टम दुरुस्त करना था। सरकार सब अब दुरुस्त कर चुकी है, जिससे रिलेटेड वित्त विभाग से पत्र भी जारी हो गया। अब जल्द ही वो समय आने वाला है कि हम लोगों का बदहाली दूर होगा, हम लोग भी घर परिवार समाज में अपना प्रतिष्ठा का वापसी करेंगे और हम लोगों के बाल बच्चों का भी एक बेहतर भविष्य होगा। 1 मिनट सर रुकना चाहेंगे। अभी आपने एक बात कहा कि अब संविदा कोई मायने नहीं रखा, तो कहने का मतलब हम लोग अब संविदा में है या नहीं है, कौन संविदा में है या नहीं है, ये सब अब कोई मायने नहीं रखता है। जितने भी कर्मचारी लोग, चाहे वो किसी कार्यालय, किसी विभाग या किसी भी स्तर से जो सरकार का काम किया है, जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव है, उस व्यक्ति को अब अस्थायी होना है। ये तो एकदम बिल्कुल आपने ये अच्छा प्रश्न किया, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से आपने पूछा। और जहाँ तक मेरा मानना है और जो बिल्कुल सही है वो आगे दिखाई देगा। बिहार सरकार स्पष्ट कर चुकी है, उसमें एक कंडीशन है कि ये जो हो रहा है नियमितीकरण, ये अनुभव के आधार पर हो रहा है। उसमें न्यूनतम 3 वर्ष जिन्होंने पूरा कर लिया है वो सब अस्थायी हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, वेतन प्राप्त करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान काम का समान वेतन देना है। हाँ, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से नियमितीकरण के दिशा में जाएंगे और सबका एक अच्छा वेतन होगा। हाँ, जो 3 साल से नीचे हैं उनका एक निर्धारण होगा। इसलिए हम लोगों का अब संविदा प्रथा समाप्त हो रहा है। हाँ, ये बात तो सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्पष्ट कर चुका है। बिल्कुल ये स्पष्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात अपने संघ के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो हम छोड़ते हैं, कुछ साथी भगा भगा के देखते हैं। इसका कारण होता है कि वो फिर हमसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम न करें। और फ़ोन पर हम कितना देर आपको समझा सकते हैं, 1-2 व्यक्ति तो है नहीं, 500,000 व्यक्ति तो है नहीं। इसलिए मैं वीडियो में सब कुछ स्पष्ट करता हूँ। जितना देर का जो वीडियो है, अगर वो शुरू से अंत तक उसको सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, हाँ क्या होना है, क्या हो रहा है, और सारी बात उनको समझ में आएगा। अगर वो सही तरीके से नहीं सुनेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि वो सरकार के बड़े बड़े अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के स्तर की बातें होती है, वो पत्र में वो सब तरह का सब यूज होता है। वो साधारण चीज़ नहीं है, वो BA में करने से संभव नहीं है। इसलिए मैं उसको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। एक बार में समझ नहीं आती है तो 2 बार सुने, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर सुने एक एक वीडियो को। और हर बात को मैंने हर समय बताने का काम किया है। और निश्चित रूप से ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार के अंदर जब सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। और निश्चित रूप से हम लोग भी अस्थायी तरीके से अपने पद पर पुनर्स्थापित होंगे। और हमारा पद था, है और रहेगा। हमारा तो अस्थायी नेचर का पद है। जब तक वार्ड में चुनाव होता रहेगा तब तक सचिव की आवश्यकता पड़ेगी। और सचिव बार बार का चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव नहीं होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये तो अस्थायी पद है। बेशक आपको पता होगा चुनू बाबू कि ये जो पुराने जो पंचायत सचिव हैं वो पहले दलपति हुआ करते थे, उसके बाद वो पंचायत सचिव बने। ठीक उसी तरीके से हम लोगों का तो पंचायत वार्ड सचिव के पद पर ही चयन हुआ और विधिवत तरीके से चयन हुआ है, गजट के माध्यम से हुआ है। सब कुछ स्पष्ट है। और नियोजित जो शिक्षक हैं उनसे अच्छे तरीके से हमारा चयन हुआ है। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो पद है वो रहने जा रहा है और पद की आवश्यकता है। 7 निश्चय पार्ट 2 तो बिहार सरकार शुरू करेगी और उसमें हम लोगों की अच्छी भागीदारी होगी। बल्कि मनरेगा भी अब हम लोगों के अधीन होगा। अब बहुत सारा कार्य हम लोगों के द्वारा संचालित होगा और बिहार सरकार का, गांव की सरकार का जो सपना है वो साकार होगा और उसका सकारात्मक रूप दिखेगा। जो गांधी जी का सपना था वो अब सकारात्मक रूप बिहार में दिखाई देने देगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए सभी साथियों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि अपने अपने बाल बच्चों के साथ बढ़िया से रहें। जो भी दुख तकलीफ आपने झेला है, जो लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे आपकी परेशानी जब भागेगी तो फिर लौट के आने वाली नहीं है। और दिन दिन आपका बेहतर भविष्य का मैं कामना करता हूँ और बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है।
आगे भी बेहतर होता रहेगा। धन्यवाद। जय वार्ड सचिव संघ बिहार।